आज हम लोग 70th बीपीएससी पॉलिटी के क्वेश्चंस को रिकैप कर रहे हैं, है ना। इसमें बेसिकली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड, और आर वी एबल टू सॉल्व दीज थिंग्स फ्रॉम आर बेसिक सोर्सेज और नॉट, है ना। दो ही चीज है। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, है ना, यू विल सी द पैटर्न। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न पैटर्न आप लोगों ने सबने देखा। आप बोलोगे फैक्चुअल था सर, 70th में, 69th में सब्जेक्टिव नेचर ऑफ क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे पॉलिटी में, बट यहां फैक्चुअल नेचर था। इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज फैक्चुअल और सब्जेक्टिव, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए 71st बीपीएससी के लिए, ये आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमको स्टॉप करना है ना, किस लेवल पे हमको जाके स्टॉप करना है, अपने कंटेंट को लिमिट करना है। सो ओवरऑल 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे 70th बीपीएससी के पॉलिटी क्वेश्चन में, जिसमें से आई हैव कैटेगराइज्ड 10 एज इजी इजी बिकॉज इट इज आइदर रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम द रीसेंट करंट अफेयर्स, है ना। जो रीसेंट के करंट अफेयर्स थे इजी वाले, फ्रॉम दैट द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। और एक आप टफ कैटेगरी में कह सकते हो, बट स्टिल वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चंस था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र से। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सब लोग अपने सेट में क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखेंगे, है ना, जिन्होंने सॉल्व किया है। सो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड द 2 सीट्स दैट वर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? अब यहां पर आपसे ये बात नहीं कह रही है कि ये रिसेंटली, है ना। सो आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो आया है इसका नेचर क्या है, करंट अफेयर्स ओरिजिन, और जो रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास हुए हैं उनसे ये क्वेश्चन है। सो करंट अफेयर्स ओरिजिन इस क्वेश्चन का, बट गोइंग बियॉन्ड द करंट अफेयर्स हम ये समझते हैं कि वाई डू वी नीड टू नो दीज थिंग्स बाय एन हार्ट, है ना। क्या पूछ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्लीज लेट मी नो कि कितनी बार बीपीएससी ने पिछले अपने पीवाईक्यूज में पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। क्या यूपीएससी ने नहीं पूछा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में? क्या घटना चक्र में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं दिख गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में? 99th क्या है ना, 101 क्या है ना, लाइक दिस, हैव यू सीन? तो आपको एक बात तो बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वंस यू सॉल्व दिस घटना चक्र, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे को सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट याद होने चाहिए, इवन जो करंट अफेयर्स में है। सो दिस वाज इन करंट अफेयर्स, और यहां पर नंबर पूछा है, तो एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि जो रिसेंट वाले हैं 99 से लेकर लगभग 108 तक, है ना, वी शुड बी नोइंग ईच एंड एवरी वन, है ना। तो ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है आगे भी, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। और यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट नोट नोट करने वाली है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने के दो अप्रोच होते हैं। एक तो आपसे पूछेगा, जस्ट अ सेकेंड, एक आपसे पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, है ना, जैसे ये 104th है ना, अमेंडमेंट एक्ट 104th। एक आपसे पूछता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना, व्हेन अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ बिल इन द पार्लियामेंट, इट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका नंबर डिफरेंट रह सकता है ना, इसका नंबर ज्यादा चलता है, लेट से 128, 29 इस तरीके से चल रहा होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका हंड्रेड्स पे चल रहा होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि सरकार कई सारे बिल इंट्रोड्यूस करती है पार्लियामेंट में जो फाइनली एक्ट का रूप नहीं लेता है, मतलब वो पास नहीं होता है पार्लियामेंट से, इसलिए उसका नंबर अलग होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो एक्ट पास हो जाए, वो नंबरिंग अलग होती है। तो ये दो चीज हमेशा याद रखेंगे। यहां पर आप एक सवाल आपको देता हूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कि जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आई है, वो उसका नंबर क्या है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड बिल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट। सो वेरी बेसिक्स, है ना, वी ऑल रीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमको बस ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक सी बातें हैं वो हमको पता होनी चाहिए। अगेन फंडामेंटल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं था, है ना। एक एक सीरियस एस्पिरेंट इन सब चीजों को प्रिपेयर करके जाता है। सो वी शुड फिक्स टू आर बेसिक्स, है ना, हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसमें कोई गलती नहीं करेंगे, तो वी विल बी एबल टू हैंडल दीज क्वेश्चंस वेरी स्मार्टली। अब ये फैक्चुअल है, अभी इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना दे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन दिस, है ना, 99 वाज पास्ड इन दिस, या एक मैच द फॉलोइंग बना दे, तो यू शुड बी knowing major major constitutional amendment acts nicely. Moving forward, question number 84, under which, under article 243J, आर्टिकल भूल जाते हैं अभी क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजंस टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय पंचायत, है ना। यहां पर ना तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, ना आपको पंचायती राज की बात की गई है, बट यहां पर सिंपल एक आर्टिकल दिया है और बोल रहा है कि कौन प्रोविजन बना सकता है अकाउंटिंग से रिलेटेड ऑफ पंचायत। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं अगर हमारी बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है अबाउट स्टेट फाइनेंस कमीशन। सो एक बार पीवाईक्यू देख, एक बार पीवाईक्यू देखते हैं, है ना। ये घटना चक्र से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, पेज नंबर डी फॉर 448 ऑफ द रीसेंट घटना चक्र 2024 एडिशन। अब यहां पर एक सवाल देखो आप, हु अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन इन टू रिव्यू फिस्कल पोजीशन ऑफ पंचायत? आंसर इज गवर्नर। सो एक बात तो हमको यहां से क्लियर होती है कि आर्टिकल 243 आई, है ना, उसके अंडर क्या होता है, गवर्नर कंस्टिट्यूट करेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। तो जब हम अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो हम इन चीजों को भी नोट करेंगे। आप में से बहुत लोगों का डाउट था कि सर आर्टिकल कौन से पढ़ने होते हैं, आर्टिकल कैसे रटने होते हैं। आप देखो यहां पर सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ, आर्टिकल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर आपको 243 आई पता होता तो ऑफ कोर्स आप यहां पर एक और चीज देखो ना, यहां पर आप यहां पर सेम चीज दी हुई है, स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 243 आई, है ना, 243 आई। तो एटलीस्ट आपको ये बात तो पता चल गई ना कि ये चीज गवर्नर नहीं करते होंगे, है ना, गवर्नर नहीं करते होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं करते होंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ कोर्स नहीं करता होगा, पार्लियामेंट ऑफ कोर्स नहीं करता होगा। तो बचा क्या अपने पास, ऑप्शन बी, स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर कंस्टिट्यूट करते हैं अंडर आर्टिकल 243 आई, है ना। जैसे ही आपने समझ लिया कि 243 आई क्या है, गवर्नर से रिलेटेड है, तो यहां पर ये चीजें तो हो ही नहीं सकती ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो नहीं सकता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो नहीं सकता, पार्लियामेंट हो नहीं सकता, तो बचा क्या, स्टेट लेजिस्लेचर। और चूंकि ये 243 आर्टिकल डील कर रहा है आपका किसके साथ, स्टेट फाइनेंस कमीशन के साथ, सो दैट बिकम्स वेरी इजी, है ना, इफ यू हैव रेड द पीवाईक्यू। इसके बाद भी अगर आपको लगता है सर 243 आई पूछा, जे का क्या मतलब था, अब आप यहां देखो, ये हमको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखनी होगी, जो एग्जामिनर ऑप्शंस बनाता है ना, उनको भी हम रीड करें। आप देखो यहीं पे एक क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट फाइनेंस कमीशन इज स्टैब्लिश्ड, है ना, सबको पता है, अभी ऊपर देख लिया हमने, आंसर क्या था 243 आई, ये तो याद हो गया सबको अब इस पीवाईक्यू को सॉल्व करने के बाद। बट यहां पर जो बाकी ऑप्शंस है HJK, ये भी हमको एक बार गूगल करके देख लेना है। इंस्टेड ऑफ गूगल एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप आती है ना, वो आप डाउनलोड कर लो। वहां पर जब भी कोई आर्टिकल या कोई पर्टिकुलर पार्ट देखना हो, कुछ भी आपको रिफर करना हो, वहां आप तुरंत जाके देखेंगे, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में है और बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपको रिवीजन पर्पस के लिए। वहां पर आप उसको बुकमार्क भी कर सकते हो, अगर कोई आर्टिकल भूल रहे हो तो आप उसको बुकमार्क भी कर सकते हो, एंड वो सेव हो जाएगा ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको उन आर्टिकल्स को। सो हम आर्टिकल्स को कैसे कवर करेंगे, वॉट एवर इज देयर इन द पीवाईक्यू, और जो भी बेसिक बातें हैं, है ना, दो आर्टिकल्स आर टू बी रिमेंबर्ड। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायत से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। सो इस क्वेश्चन में भी कोई टफनेस नहीं था, है ना, जस्ट वी हैव टू नो द बेसिक्स, है ना। आर्टिकल 243 जे का भी कोई मतलब नहीं था, सिंपल यहां पर ये पूछा था कि कौन प्रोविजन बना सकता है पंचायत के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। तो गवर्नर तो हमारे क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन प्रोविजन नहीं बनाता है, प्रोविजन हमेशा कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाती है। सो राज्य सरकार, है ना, और वैसे भी पंचायती राज इज अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो आप किसी भी तरीके से सोचते ये क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत नहीं करके आते। सो अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसको कैसे पढ़ना है ना, कैसे आर्टिकल्स को हमको अपने नोट डाउन करना है, दैट ऑल्सो आई हैव शोन यू फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 96, है ना, 96 अगेन वेरी इजी, है ना, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। दो शब्द कौन से जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो सेक्युलर सोशलिस्ट। ये भी आपके पीवाईक्यू में कितनी बार पूछा गया है ना, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट, है ना, सी, सारे कुछ आपके पीवाईक्यू में दिया हुआ है। सो नथिंग न्यू, है ना, रिपीटेड। Then comes this particular question. Which article of the Constitution restricts member of parliament to hold office of profit? Now, again, see this in this PYQ. घटना चक्र का पेज नंबर D382, एडिशन 2024. प्लीज सी द सॉल्यूशन। यहां पर एक कोई सा भी सवाल पूछा हुआ है ना, आर्टिकल 103 के बारे में पूछा हुआ, तो आपको आर्टिकल 103 भी पता होना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए ना। आर्टिकल 103 क्या बोलता है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 102। नाउ सी द आंसर, व्हाट इज द आंसर, आर्टिकल
102 1A इज द आंसर गिवन बाय बीपीएससी, इज द करेक्ट आंसर। सो जस्ट सी कि कैसे बीपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके जो मॉडल आंसर्स दिए हुए हैं उनके कंसेप्ट को यूज करके। सो बी वेरी थॉरो, है ना, जो भी आर्टिकल आपको दिख जाए एक बार खुद से गूगल करके जरूर पढ़ना है उसको, है ना, कोई आपके लिए ये काम करने को नहीं आएगा, है ना, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को निकाल के ले जा पाओगे। जिन्होंने इसको पढ़ के और सिंसियरली नोट्स बनाए हैं, इवन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, सो दैट ऑल्सो यू विल फाइंड समवेयर इन द घटना चक्र। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे, जो आर्टिकल्स वाली बात है ना, 102 इंपॉर्टेंट है, अगर आप 102 को सर्च करोगे तो 102 एक बी सी डी है ना, अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं, बट 102 ए में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बी थॉरो विद द बेसिक थिंग्स, देन द रिपीटेड थिंग, है ना। दिस क्वेश्चन अगेन 109, what is the objective of cut motion in parliament? Please let me know answer in the comment box, इसका क्या आंसर था। दिस इज ऑल्सो रिपीटेड थीम, है ना, इफ यू सॉल्व घटना चक्र वहां पर भी आप देखोगे कि कितनी बार ये कट मोशंस की बात की गई है, पॉलिसी कट मोशन, है ना, टोकन कट मोशन, ठीक है। सो मोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ो तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखोगे। पॉलिसी कट मोशन कितने रुपए का होता है, 1 रुपए का, 100 रुपए का? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज ऑल्सो कैटेगराइज इन द इजी कैटेगरी ना, सो इसको भी हम इजी कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड थीम से क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन तो फ्री के मार्क्स है ना, दिस इज योर फ्री के मार्क्स, सेम पेपर है। हमने पहला क्वेश्चन जो यहां पर 7 नंबर देखा था, आप देखना यहां पर, जस्ट सी विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द 2 सीट्स दैट वर रिजर्व टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। सेम क्वेश्चन यहां पर आप देख लो, ठीक है। अब यहीं पे आपको आंसर दे दे रहा है उस क्वेश्चन का, सी द ट्रिक, विच व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। तो जिस समय पेपर बना था उसके पहले का वो एक्ट था 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से एंग्लो इंडियन के सीट्स को सीज कर दिया गया है ना। इसके बाद अब उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहेगा जो 2 सीट का था, ठीक है। सो दिस इज सेइंग द सेम थिंग। अभी क्या पोजीशन है, अब बस ये बोल रहा है नॉमिनेशन ऑफ देम हैव बीन डन अवे विद द 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। देखो यही चीज तो ऊपर का सवाल था कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो 104 ऊपर का आंसर था, और यहीं पे आपको एक आंसर देके और उसको अलग तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। तो सी द इंपॉर्टेंस, है ना। देखो 1 नंबर कैसे आपको फ्री में मिले, 101115 इज डन, PYQ बेस्ड। अब ये आप देखो, ये वाला क्वेश्चन अगेन फैक्चुअल है, टफ है, बट स्टिल अगर आप घटना चक्र को अच्छे से सॉल्व करके जाते यू वुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजिली, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग हु हैज बीन द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम। अब किसी को भी यहां पर देख के समझ में आ जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम तो कभी स्पीकर बने ही नहीं थे, एक ऑप्शन आपके पास ऐसे ही खत्म, बचा 3 ऑप्शन। अब ये फैक्चुअल है तो ये टफ बन जाता है, अगर आपको याद नहीं है, आपको नहीं पता है, तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम घटना चक्र सॉल्व करके गए होते और उससे पढ़ा होता तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनानिमसली, आप सी वीवी गिरी, और इस चैप्टर के जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो ये नाम आपको सारे मिल जाएंगे और वहां पर ये चीज भी मेंशन्ड है ना, कि ये स्पीकर थे कि वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन था, है ना। सो बी वेरी क्लियर, है ना, नीलम संजीवा रेड्डी इज द आंसर। वंस यू रीड अबाउट दीज थिंग्स, जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको क्लियरली ये चीज पता चल जाएगी कि यही आंसर था। सो इसमें कुछ भी बीपीएससी ने अलग नहीं पूछा था, इन्हीं क्वेश्चंस में से उसको फ्रेम कर दिया था अलग तरीके से। सो बी वेरी क्लियर विद द पीवाईक्यू। अगेन घटना चक्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम घटना चक्र। इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन विच डेट। अगेन बहुत लोग बोलेंगे कि सर इतने सारे डेट्स हैं मैं कैसे याद करूं, है ना, बहुत भूल जाते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया था कि फर्स्ट पार्लियामेंट ने किया था। अब ये सब जो फंडामेंटल फैक्चुअल बातें हैं हमारे देश के पॉलिटी के बारे में, ये आपको पता होनी चाहिए। और अगेन सी इट इज रिपीटेड हियर, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग, 22 जुलाई 1947। कब का रिपीटेड है, 1990। और भी बहुत सारे सेम क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। फ्लैग के बारे में सारी बातें दी गई हैं, आप देखो ना यूपीपीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लैग के बारे में इतनी सारी बातें की गई हैं। अगर आप सॉल्व कर रहे हो उसको एक जगह नोट भी करते जाना है, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ सॉल्व किया और छोड़ दिया और उसको बाद में आके करेंगे। तो 500 पन्ने की किताब है, आप बार बार आके उसको रिवाइज नहीं कर सकते हो जब तक आप ऐसे फैक्चुअल चीजों को कॉन्सॉलिडेट ना करो। और ये फैक्चुअल चीजें सिर्फ
70th के लिए लागू नहीं होती, ये 69th में भी लागू होती है ना, आई कैन शो यू देयर ऑल्सो। तो दो चीज वेरी अच्छे से समझेंगे, एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एक बेसिक्स पे फोकस, है ना। बेसिक्स में क्या हो गया आपका, कोई भी स्टैटिक मटेरियल, और उसके बाद एक घटना चक्र को सॉल्व करना मैंडेटरी है। घटना चक्र के बहुत सारे बच्चों ने मेरे को नोट्स भी भेजा कि सर ये मेरे को नोट्स मिला है घटना चक्र का, क्या मैं इसको पढ़ लूं? नहीं, घटना चक्र के नोट्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। आपको फैक्चुअल रट्टा नहीं मारना है, आपको एमसीक्यू एप्टीट्यूड बिल्ड करना है। मेरी बात समझो आप लोग, है ना। एमसीक्यू एप्टीट्यूड तभी बिल्ड होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है, या तो आप कोई टेस्ट सीरीज उठाओ रैंडमली उसको सॉल्व करो, या तो आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लो। इसमें क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस है, आपको दिमाग लगाने का मौका मिलेगा कि हाँ ये ऑप्शंस क्यों फ्रेम हुआ, कैसे क्वेश्चन मॉडिफाई होता है, कैसे स्टेटमेंट चेंज होता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे अलग अलग कमीशंस ने कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। सो दिस विल गिव यू एन एमसीक्यू एप्टीट्यूड। आप वहां पर एकदम क्लिक आपको करेगा कि ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ऐसे हटाओ हटाओ हटाओ, है ना। जस्ट लाइक दिस यू विल बी एबल टू डू थिंग्स। सो सॉल्व करना खुद से बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक इट एज अ प्रैक्टिस, है ना। टेक इट एज अ प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज को साइड रखो, पहले इस चीज को कंप्लीट करो। टेस्ट सीरीज के लिए वी विल हैव लॉट ऑफ टाइम इन द लास्ट मंथ। देन कम्स अनदर क्वेश्चन, ये भी देखो आप रिपीटेड है। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 91st। कितनी बार पूछा गया है यूपीएससी के 2009 के प्री में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, है ना, रिस्ट्रिक्ट किया गया है 15%। ठीक है, 91। ठीक, यहां पर हम देखेंगे 15%। कई बार पूछा गया है ना, देखो यहां पर भी पूछा गया 15%, सेम 66 बीपीएससी में भी पूछा गया है, और सेम चीज इसने वापस से यहां पर पूछी हुई है। इफ यू डू दिस थिंग्स रॉन्ग इट्स योर मिस्टेक, नो वन एल्स। ठीक है, सो इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होगे अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं। नो वन एल्स विल बी। बाय विच टाइम गवर्नर हैज टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। अगेन वेरी बेसिक वेरी इजी, घटना चक्र सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन कई बार आपको दिख जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर मैटर्स अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल को छोड़कर कौन डिसाइड करता है मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में? कौन? ऑफ कोर्स गवर्नर। अगर यही चीज पार्लियामेंट होती स्पीकर। ठीक है, सॉरी, अगर वो पार्लियामेंट होता तो प्रेसिडेंट, है ना, नॉट नॉट दिस। अदर देन 10th शेड्यूल बोल रहा है। 10th शेड्यूल मतलब एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन का केस स्पीकर हैंडल करते हैं। उसके अलावा जो भी है वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास जाती है चीजें। जैसे एग्जाम अभी हमने देखा ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो उसका डिसीजन विल बी टेकन बाय एट द लेवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन द स्टेट। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन मतलब कोई मेंबर डिफेक्ट कर गया, है ना। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल के बारे में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर कोई मेंबर डिफेक्ट करता है उसके ऊपर डिसीजन लेना काम है स्पीकर का। सो बी वेरी क्लियर विद दिस बेसिक कंसेप्ट, है ना। 10th शेड्यूल भी कई बार पूछता है, कई बार आर्टिकल पूछता है ना, कौन सा अमेंडमेंट था, 85th था, 84th था, 83rd था, 81 था, क्या था? लेट मी नो दिस ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। So this was all 11 questions from the polity section and you can see each and every question is repeated. बात अब यहां पर समझने वाली क्या है, 70th बीपीएससी का पेपर बहुत फैक्चुअल आया, है ना। लोगों ने बोला कि सर करंट अफेयर्स इस तरीके का आया, बहुत फैक्ट फैक्ट थे, है ना, हमने पढ़ा ही नहीं। बट आप अगर यहाँ पर एक से दो क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो ना इस पॉलिटी वाले सेक्शन में बेसिक्स में, तो आप सोचो कि आप कंपटीशन कहाँ लूज कर रहे हो। बीपीएससी ने जो पेपर डिजाइन किया, आप 69 का पेपर देखोगे पॉलिटी का, आपको लगेगा हाँ ठीक है सर तीन चार क्वेश्चन टफ थे, बट टफ थे यहाँ पर तो बिल्कुल ईजी थे, रिपीटेड थे। आपको मैंने सारे क्वेश्चन दिखा दिए रिपीटेड है। अब ये रिपीटेड क्वेश्चंस को बीपीएससी ने दिया, पेपर इजी किया फ्रॉम दिस स्टैटिक थिंग, और करंट अफेयर्स वाले पार्ट में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाल दिया, उसको थोड़ा सा टफनेस क्रिएट कर दिया फॉर दोज पीपल हु आर रीडिंग थिंग्स इन अ सब्जेक्टिव मैनर, कंसेप्चुअल मैनर, ना, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो गया। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर हम अपने बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर रखें तो चाहे पेपर 69th के लेवल का हो चाहे पेपर 70th के लेवल का हो, वी विल बी एबल टू डू वेरी वेल इन आर प्रीलिम्स। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी जैसे जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत फोकस्ड वे में इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करना है आपको, ना। एग्जीक्यूशन इज द की। एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ बातें समझ के छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। अब जब बात की समझ में आ चुकी है ना, आप 69 का पेपर भी सॉल्व करना, आप वहां भी देखना कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस किस टॉपिक से पूछ रहा है, क्या वो बहुत फंडामेंटल टॉपिक है, क्या वो रिपीटेड टॉपिक नहीं है, क्या मुझे उस टॉपिक पे क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए,
सो जस्ट सी विद एन ऑब्जेक्टिव माइंड, है ना, एक बार ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखेंगे, अपने इमोशंस को साइड में रख के, है ना, कि मेरा गलत हो गया, मैं खराब हूं, है ना, या मेरे से होगा नहीं, मेरे से बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाते, क्यों गलत हुए ये देखो आप, और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक टारगेट कर रहा है, बिकम वेरी स्मार्ट इन दीज थिंग्स एंड मॉडिफाई, mold your preparation according to that. So this was all for this particular session on 17th BPSC polity recap, and next time we'll meet with the science thing. Okay, thank you everyone. सब लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, like you can open your mic and ask your doubts, please.